एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1.3 प्लांट्स का पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। आधा पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स। इसके पहले मैंने बताया था कि सीड्स के जरिए हम नया पौधा कैसे उगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे उसके वेजिटेटिव पार्ट्स या फिर बॉडी पार्ट्स, जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स, ये सब के जरिए हम लोग कैसे पौधे उगा सकते हैं। New plants are obtained from the parts like stems, roots and leaves of old plants without the help of reproductive organs। मैंने बताया था कि जो सीड्स है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, लेकिन बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट के, बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी हम पौधा उगा सकते हैं। लेकिन सभी पौधे नहीं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी हम लोग उगा सकते हैं। जैसे हो गया स्टेम्स के जरिए हम लोग उगा सकते हैं, रूट्स के जरिए और लिव्स के जरिए। आगे देखेंगे कौन से ऐसे पौधे हैं जिसे हम लोग बिना सीड्स के उगा सकते हैं। दिस मैथड ऑकर्स इन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये जो मेथड है, मतलब बिना सीड्स के उगाने वाला जो पौधा है, वो पौधा या तो फ्लावरिंग पौधा भी हो सकता है, मतलब जिसमें फूल होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं, मतलब जिसमें फूल नहीं होते हैं। जैसे हो गया रोज, पोटैटो, ऑनियन, डालिया, क्रोटोन, मनी प्लांट, इटीसी। ये सारे पौधों के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती। इसके स्टेम या रूट्स, कुछ के स्टेम, कुछ के रूट्स और कुछ पौधों के लीव्स को भी हम लोग लगाकर उसमें से पौधे उगा सकते हैं। Vegetative propagation usually involves the growth and development of one or more buds present on the older parts of the plant to form a new plant। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स। जो ओल्डर प्लांट्स है, मतलब जो कोई प्लांट है, ठीक है, उसके जो प्लांट्स पुराना है, यानी इसके पार्ट्स भी ओल्डर हैं, पुराने हैं, तो उनके द्वारा जो भी भाग हैं, जो भी पार्ट हैं, उनके पार्ट को इस्तेमाल करके जब हम लोग नए प्लांट को उगाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। These birds are in the dormant state, inactive state in the older part of the plant। तो जो पुराना पौधा था उसमें जो भी बर्ड्स थे, कली थे, उसको हमको लोग क्या किए, वो इनएक्टिव स्टेट, मतलब वो अभी वो पूरे तरीके से बढ़े नहीं थे, फिर भी हमने उनका यूज़ करके, उनका इस्तेमाल करके क्या किया, नए पौधे को उगा लिया। द रूट ऑफ प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, ठीक है, जिसको हम लोग कंदा भी कहते हैं, डालिया, यम, कैरोट, व्हेन लेफ्ट इन द सॉइल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये सबको कि जो पौधों का मैंने नाम लिया, इन सब का रूट्स को अगर सॉइल में डाल दिया जाए, मिट्टी के अंदर छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, नए पौधे उगने लगेंगे। सम प्लांट्स लाइक, कुछ प्लांट्स हैं, पोटैटो, रोज, मनी प्लांट, जिंजर, शुगर कैन, कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। ये सबके स्टेम से उनके तने, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको स्टेम कहते हैं, यहाँ जो सीधा जो खड़ा होता है ना उसे स्टेम कहते हैं। तो स्टेम के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे पौधे को उगा सकते हैं। सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया हैव स्मॉल बर्ड्स और लीफलेट्स ऑन द मार्जिन ऑफ देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स है जैसे कि ब्रायोफाइलम और बिगोनिया, इसके लीफलेट्स में स्मॉल बर्ड्स होते हैं। When the birds come in contact with moist new plants grow। और जब वो बर्ड्स moist यानी कि नमी, मिट्टी में जो नमी होती है, ठीक है, या नमी वाली मिट्टी में जब वो कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तब नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। देखिए ब्रायोफाइलम कुछ इस प्रकार का रहता है, जैसे मान लीजिए उसका पत्ता, ये उसका पत्ता है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये स्मॉल बर्ड्स होते हैं लीफलेट्स में, इस तरीके से यहाँ पूरे रहते हैं ये लीफलेट्स। और यही लीफलेट्स जो हैं, ये जब है ना, किसी कोई मिट्टी है यहाँ पे, और इसी मिट्टी में अगर
ये मॉइस्ट सॉइल होगा, नमी वाला सॉइल होगा, इसमें पानी होगा, और ये किसी तरह से यहाँ पे अगर आ गए तो वह क्या होता है, वह बड़ा होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम स्पोर्स, यानी बीजाणुओं से कैसे पौधा उगा सकते हैं। द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ये स्पोर फॉर्मेशन जो है ये प्लांट्स में होता है। इन स्पोर फॉर्मेशन द प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन में जो प्लांट्स है वो हंड्रेड्स ऑफ यानी कि 100 से भी सैकड़ों वो माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स उगाता है, जिसे हम लोग स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स इतने छोटे होते हैं कि वह आँख से दिखाई भी नहीं देते हैं। व्हेन द स्पोर केस ऑफ प्लांट बर्स्ट, और किसी तरह से अगर वो प्लांट बर्स्ट हो गया मतलब कि वह फूट गया, वो फैल गया, देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर, तो वह जो स्पोर्स होता है वह हवा में फैल जाता है। व्हेन दीज एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड or soil under favorable conditions like pampered warm condition, they germinate and produce new plants। और जब वह स्पोर्ट्स को अपना फूड यानी कि सॉइल मिल जाता है और अंडर फेवरेबल कंडीशंस में उसे वार्म कंडीशन मिल जाता है, गर्माहट मिल जाती है, तब वो जर्मिनेट करता है और धीरे धीरे करके नया प्लांट निकलने लगता है। जैसे एग्जांपल में हो गया फर्न। ठीक है। फर्न जो है वह किससे होता है, वह स्पोर से होता है। फिर मॉस हो गया, वो भी स्पोर से होता है, और साथ ही साथ मशरूम। ठीक है। बरसात के मौसम में तो मशरूम बहुत लोग खाते हैं। ठीक है, सभी को बहुत पसंद भी होता है, तो ये भी स्पोर के द्वारा ही ये उगता है। प्लांट्स दैट हैव कम फ्रॉम अफार, वैसे पौधे जो कि बहुत दूर से आए हैं। In our surrounding, all plants are not native. Some have come from other countries. हमारे चारों ओर हम लोग जितना भी प्लांट्स देखते हैं वो सभी नेटिव नहीं है, मतलब हमारे आसपास के ही पौधे नहीं हैं, वो सब दूसरे कंट्री से भी आए हुए हैं। यू नो अबाउट हॉट ड्रिंक्स कॉल्ड कॉफ़ी एंड टी। क्या आपने हॉट ड्रिंक्स के बारे में सुना है? कोल्ड ड्रिंक तो बहुत सुनते होंगे, लेकिन हॉट ड्रिंक्स यानी कि गर्म पीने वाला पदार्थ क्या है, तो वह कुछ नहीं बल्कि कॉफ़ी और टी है। लेकिन क्या कॉफ़ी यहाँ पे उगाया जाता है? नहीं। कॉफ़ी कम्स फ्रॉम इथियोपिया, कॉफ़ी जो है वह इथियोपिया से आया है। एंड टी कम्स फ्रॉम चाइना, जो टी है वह चाइना से आया हुआ है। द चाइनीज वे द फर्स्ट टू स्टार्ट ग्रोइंग टी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो एंड देन जापानीज। चाइनीज लोगों ने सबसे पहले हजारों साल पहले क्या किया था, चाय पत्ती उगाई थी। उसके बाद जापानीज लोगों ने उगाना शुरू की। इन इंडिया इन 1828 टी कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड इन असम। भारत में 1828 में चाय की खेती होनी शुरू हुई, यानी चाय की पत्ती की खेती शुरू हुई, और जो कि कहाँ पे हुआ, असम में। ये याद रखिएगा कि कॉफ़ी सबसे पहले इथियोपिया में उगाया गया था, और टी सबसे पहले चाइना में, फिर जापान में, और भारत में सबसे पहले कहाँ, असम में 1828 में। Its plant is an evergreen plant which grows in place at a height of 1000 to 2000 मीटर। यह जो है एवरग्रीन प्लांट है, मतलब ये हमेशा हरा रहता है, और यह एट अ प्लेस ऑफ 5000 to 2000 मीटर यानी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में से उगाया जाता है। इट ग्रोज ओनली इन सम प्लेसेस, ये कुछ ही जगहों पे उगा सकते हैं। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर एंड इज ग्रोन इन हिली एरिया सो दैट एक्स्ट्रा वाटर कैन गेट ड्रेन्ड आउट। इसके लिए इसे बहुत ढेर सारा पानी चाहिए, और ज़्यादातर ये हिली एरियाज में उगाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ढेर सारे पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे जगह होते हैं, वहाँ पे ये उगाए जाते हैं, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो हो तो वो क्या हो जाए, ड्रेन्ड आउट हो जाए, मतलब कि वो नीचे आ जाए। इट रिक्वायर्स वार्म वेदर, उसे गर्मी भी चाहिए, एंड मेनी आवर्स ऑफ सनशाइन, और बहुत ज़्यादा घंटों में उसे सूरज की रोशनी भी चाहिए। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन आसाम, भारत में यह आसाम में, दार्जिलिंग में और नीलगिरी पर्वत तरफ उगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पौधे हैं जो इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहीं और का है, जैसे कि टोमेटो, टमाटर, चिली, मिर्ची और पीनट। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ हैं ये पहले कहाँ उगाए गए हैं, पीनट मतलब बादाम,
तो ये जो चीज़ हैं ये सबसे पहले साउथ अमेरिका में उगाए गए थे। क्लोव जो है ये इंडोनेशिया में उगाए गए थे। यूकैलिप्टस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उगाए गए थे। रेडिश जो है वह चाइना में उगाए गए थे। क्लोव मतलब लॉन्ग, रेडिश मीन्स मूली। लेमन यानी कि नींबू सबसे पहले यूरोप में। वाटरमेलन तरबूज साउथ अफ्रीका में। चिनार ट्री ये बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा, ये पेड़ ये सबसे पहले ग्रीस में उगाया गया था। ऑनियन यानी कि प्याज इजिप्ट में उगाया गया था। वीट यानी गेहूँ सबसे पहले साउथ वेस्ट एशिया ऑब्लिक सीरिया, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया में और सीरिया इजराइल में भी। फिर एप्पल सबसे पहले सेंट्रल एशिया जिसको जिनजियांग चाइना में उगाया गया था। सेंट्रल एशिया में ये दो जगह है, जिनजियांग और चाइना, यहाँ पे उगाया गया था। और डालिया को मैक्सिको में, ग्लैडियोलस को साउथ अफ्रीका में और क्राइसैंथेमम जो कि एक फूल है इसे चाइना में उगाया गया था। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊं। थैंक यू।